नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजापुर में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार किसानों से धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र रच रही है। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि साय सरकार की नई नीति से स्पष्ट है कि वे किसानों से धान खरीदी कम करना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के खाते में एक साथ में 3100 रुपए नहीं आ रहे, सिर्फ 2300 रुपए प्रति क्विंटल ही आ रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को कहा कि वे अपने चुनावी वादों को पूरा करें। धान खरीदी चल रहा है और छत्तीसगढ़ प्रदेश एक किसानों का प्रदेश के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। और ये समय पूरे खेती किसानी का समय है, जहां पर किसान धान बेचने के लिए सोसाइटियों में पहुंचता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार आज पूरे प्रदेश भर में किसान परेशान है, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। आज किसानों की बड़े बड़े बातें करने वाली भाजपा की सरकार, विष्णुदेव की साय की सरकार, डबल इंजन की सरकार, सुशासन की सरकार का नारा देने वाली भाजपा की सरकार के समय में किसान कितना परेशान है, इस बात से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जहां पर पहले 1 नवंबर से धान खरीदी होता था, वो धान खरीदी इस बार 14 नवंबर से हो रहा है, जिससे किसान समय पर जो 1 नवंबर से धान बेचना चाहते थे, वो 14 नवंबर में से धान बेचना उन्होंने प्रारंभ किया है। के साथ ही जिस तरीके से वर्तमान समय में किसानों को जो परेशान किया जा रहा है, आए दिन नए नए नियमों को सामने लाकर उन किसानों को परेशान करने का काम कर रहा है, उससे ऐसा स्पष्ट लगता है कि सरकार की मंशा किसानों से उनका पूरा धान खरीदने का नहीं है। कहीं न कहीं वो धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र करने का काम भाजपा की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है। जो नई नीति ला रही है, उससे स्पष्ट है कि वे किसानों का धान कम खरीदना चाहते हैं। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का जो लक्ष्य सरकार ने किया है, इसके लिए 14 नवंबर से 30 जनवरी तक का समय निर्धारित है। शनिवार, रविवार और 70 छुट्टियों बढ़ाकर कुल 47 दिन मिल रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट के रिटायर्ड कर्मियों से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि प्लांट के रिटायर्ड कर्मियों को टाउनशिप के सेक्टर में 6 महीने से 2 साल तक के लिए मकान दिए गए थे और साथ ही अब टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में नगर सेवा विभाग ने सभी रिटेशनधारियों को भी मकान खाली करने को लेकर नोटिस दे दिया है। इसके अलावा समय पर जो मकान है वो खाली नहीं करने का कर सारा सामान बाहर निकालने के लिए कहा है। इन सबका विरोध करने के लिए रिटायर्ड कर्मचारी पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने देह त्याग करने की चेतावनी भी दी है और इसके अलावा किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति बनने पर षड्यंत्र प्रबंधन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की बात कही है। मांगों को लेकर आज आप आए हैं यहाँ पे? एक भिलाई स्टील प्लांट जो पीपी एक्ट का दुरुपयोग करता है, उसके खिलाफ ही आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या कारण है कि आपको यहाँ पे आज आने की जरूरत पड़ गई? देखिए, 2008 में यहाँ पे रामविलास पासवान जी आए थे, केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। उनने पब्लिकली घोषणा की थी भिलाई में कि लीज दिया जाएगा करके, परंतु वो घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, नियमितीकरण की वजह से रुके रहा। नियमितीकरण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे नगर निगम एक प्रभावशाली है। नगर निगम में राजेश कुमार टोप्पो साहब कमिश्नर थे, उनने चिट्ठी लिखी थी कि नियमितीकरण का अधिकार केवल हमें है करके। आज 16 साल से वो नियमितीकरण रुका हुआ है। जिन लोगों ने लीज में मकान लिया था उनका नियमितीकरण नहीं हुआ। इसी आश्वासन पे नियमितीकरण के बाद हम लीज फिर लागू करेंगे करके यह बात हुई थी, सेल बोर्ड ने अप्रूव किया था। क्या कुछ आश्वासन मिला पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन के में टीआई साहब थे, टीआई साहब को हमने ज्ञापन दे दिया है। चूंकि टीआई साहब आश्वासन नहीं दे सकते, वो एसपी साहब के नाम पे है ज्ञापन, और एडिशनल एसपी साहब से, राठौर साहब से मेरी फोन में चर्चा हुई, उसका मैं उनने हवाला दिया है कि वो बोले हैं कि बैठक हम करवाएंगे।
चूंकि अगर बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता हम तो किस प्रकार रणनीति रहती है? अंतिम हमारा लक्ष्य तय है, हम रामनगर मुक्तिधाम जाएंगे बीएसपी के आवासों से, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। सबको बसाओगे और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी समाज के प्रतीक हैं ठाकुर साहब, उनको आपने उजाड़ा है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आदिवासी हैं और कुल मिला के यहाँ पे जो बाहर के अधिकारी आए हैं, अभी देखिए कि उनने अपने कम्युनिटी को एक पूरा स्कूल अलॉट कर दिया है, ये चिट्ठी के बाद भी। ये गलत बात है और यहाँ पे आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, छत्तीसगढ़ियों को हटाया जा रहा है, ये गलत बात। कौन लोग हैं ये जो इस तरीके बीएसपी प्रबंधन, टाउनशिप मैनेजमेंट। ठीक, आपका परिचय दे देंगे। राजेंद्र परगनिया, संयोजक एवं अध्यक्ष हूँ हाउसली संयुक्त संगठन। सीमत स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर का लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से रेनोवेशन किया जाएगा। कई योजनाओं के कांग्रेस से राशि जो है वो जुटाई जाएगी। डीएम अवनीश शरण ने इस सिलसिले में अस्पताल भवन और परिसर का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने डॉक्टरों और इंजीनियरों के साथ में बैठकर इसकी कार्य योजना है वो बनाई और उन्होंने अगले 3 महीने में ये कार्य पूरा करने की भी जिम्मेदारी तैयार कर कार्य एजेंसियों को दिया है। और डीएम ने अस्पताल परिसर में बने शासकीय आवास गृहों में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं को सुना और रेनोवेशन की कार्य योजना में इसे शामिल करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने इलाज कराने आए मरीजों से भी मुलाकात कर अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली है। साथ ही महिला वार्ड भी गए और उनसे चर्चा कर प्रसव सुविधा के बारे में पूछताछ की। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर आकांक्षा दुबे और डीपीएम प्यूली माजूमदार सहित सीजीएमएससी के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। अहिबारा आगमन पर नगरपालिका परिषद अध्यक्ष नटवर ताम्रकार का भव्य स्वागत किया गया। दुर्ग के धमदा विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत नगरपालिका परिषद अहिबारा के बालिका अध्यक्ष नटवर ताम्रकार ने भी भारत सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित 16 वित्त आयोग के नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल होने नई दिल्ली पहुंचे थे और यहां पर पालिका अध्यक्ष में वित्त आयोग के संबंध में भारत सरकार के समक्ष अपने विचार रखे। और कॉन्फ्रेंस 4 साल में एक बार होती है और जहां छत्तीसगढ़ शासन ने इस कार्य के लिए 3 लोगों को चयनित किया था, जिसमें से छत्तीसगढ़ से अहिबारा नगर पालिका अध्यक्ष को चयन किया गया था। और एक अध्यक्ष ने बताया कि आयोग के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा राज्य शासन को दिए गए राशि कैसे और किस दिशा पर आवंटित करनी चाहिए, इस पर मैंने अपना विचार रखा है। बताएंगे, अभी 16 फाइनेंस के सम्मेलन में गए थे आप, क्या कुछ वहां का अनुभव रहा, किस प्रकार की बातें हुई? निश्चित ही जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, उस समय से लोगों के राय मशवरे को लेकर के शासन अपने पैसे को निर्धारित करती है। रूरल क्षेत्र पे, अर्बन क्षेत्र पे 15 फाइनेंस हो, 16 फाइनेंस हो, चाहे पूर्व में भी 11वां वित्त, 12वां वित्त, 13वां वित्त, 14वां वित्त के पैसे आते थे, वो गरीबों के उत्थान के लिए एक योजना के तहत में केंद्र सरकार देती थी। पिछले 14वां वित्त में जिस समय चल रहा था, उस समय उसमें संशोधित करके टाइट और अनटाइट फंड करके 2 प्रकार की राशि केंद्र सरकार उसमें जारी करती थी, जिसमें स्वच्छता को लिया गया, जिसमें पेयजल को लिया गया और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसमें राशि दी जाती है। इस बार 16वां वित्त में जो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी सभी जनप्रतिनिधियों का विचार उसमें रखा गया, जिसमें पूरे देश से महापौर, नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन उसमें भाग लिए। छत्तीसगढ़ से नगर पालिका के तरफ से मैं अहिबारा नगर पालिका का अध्यक्ष होने के नाते मुझे छत्तीसगढ़ शासन ने नॉमिनेट किया और मैं वहां पर अपनी बातों को रखा। जिस प्रकार से टाइट फंड और अनटाइट फंड 2 चीजें होती है, उसमें मैंने 16वां वित्त के अध्यक्ष पानीग्रह जी से मैंने निवेदन किया कि हम लोग स्वच्छता के लिए, सामग्री के लिए राशि उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सामान जो है मशीनरी वो खराब होती है, उसमें एक अलग से फंड और उसी में
हमें ग्रांट मिलना चाहिए, जिसका हम उसके मेंटेनेंस के लिए एक राशि उसमें से मिलनी चाहिए, जिससे हमें बार बार सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़े, हम मेंटेन करके उस सामान को और उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीजें मैंने कहा कि जिस प्रकार से हर निकाय हो चाहे ग्राम पंचायत हो, वहां पर कोई न कोई पर्यटन स्थल रहता है। जिस प्रकार से हमारे अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र में गौ तीर्थ बांद्रद है, जो पूरे भारत में गौवध का जिसको पाप लग जाता है, वहां के कुंड में स्नान करने से वो दोषमुक्त होता है। उसके इस प्रकार से पर्यटन स्थल के विकास के लिए देवबोलवा में जैसे महादेव जी का वहां पर मंदिर है, धमधा में त्रिमूर्ति महामाया है, तो उसमें से कुछ राशि उसके पर्यटन स्थल के विकास के लिए भी उसमें से राशि आवंटित करी जाए। तीसरी चीज मैंने वहां पर बात रखा कि कर्मचारी, आज से जब अहिवारा नगर पालिका बना उस समय 100 नालियां थी, कर्मचारी 15 थे, आज 1000 नाली है गई है, अभी भी कर्मचारी 15 ही है। तो मैन पावर के लिए भी उसमें से राशि आवंटित करी जाए, जिससे स्वच्छता को माप को लेकर के जो हमारी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, उसमें आसानी से लोग वहां पर और उसको काम मिल सके और स्वच्छता में वो भी लाभकारी रहेगा। ये बहुत सारे विषयों पर मैंने वहां पर बात रखी है। हमारे जनप्रतिनिधियों का सुझाव था कि छत्तीसगढ़ में अभी भी वित्त पावर नहीं मिला है। इससे पहले अनेक प्रदेशों में भी वित्त पावर महापौर को, अध्यक्ष को, चेयरमैन को नहीं है। उसमें मैंने बात रखी कि वित्त पावर की भी अध्यक्ष, महापौर को, चेयरमैन को दिया जाए, ताकि कार्यों में पारदर्शिता रहे। जो भी कार्य होते हैं उसमें जियो टैगिंग के माध्यम से वो कार्य हो, जिसमें कार्य की गुणवत्ता, कार्यों में पारदर्शिता ये होनी चाहिए, जिससे शासन का पैसा का सदुपयोग होगा। और बहुत से विषयों पर मैंने वहां पर अपने विचार को, अपने बातों को वहां पर रखा है। निश्चित ही मैं सौभाग्यशाली हूं, आदरणीय अरुण साहु जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने उसके लिए मुझे चयन कर नगरीय निकाय मंत्री, डिप्टी सीएम होने के नाते हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय डोमालाल कुशवाहा जी के भी मैं आभार मानता हूं कि उन्होंने जैसे ही मैं दिल्ली से आया, उन्होंने फोन करके कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं। सम्मेलन से लौटने पर अहिवारा में जमकर स्वागत भी देखने को मिला। क्या अहिवारा की जनता क्या कहती है? निश्चित ही अहिवारा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि, यहाँ का कोई उनका परिवार का सदस्य, उनका बेटा, उनका भाई दिल्ली के सम्मेलन में जाकर के अपनी बातों को अच्छी तरीके से रखा है। बातों को रखा ही नहीं, बातों को अच्छे तरीके से रखा लिए। और जो वीडियो वहां से वायरल हुआ था, उसको सब लोगों ने देखा, टीवी में भी ये कार्य जो है प्रसारित हो रहे थे, उसको भी लोगों ने देखा और अहिवारा की जनता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। और मैंने अहिवारा के पक्ष में वहां पर बात रखी। सर, हिंदी में अगर चेयरपर्सन सर काउंसिलर के पास क्या पावर है फाइनेंशियल एंड प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड, और दूसरा 15वें वित्त आयोग से जो भी ग्रांट्स जो आपको कितने मिले हैं और कितना % यूटिलाइजेशन हो गया है, और नहीं हुआ है तो क्या इश्यूज है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप उनके साथ कर रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं नटवर तामनाकार, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अहिवारा, और मुझे प्रथम बार अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि राजनीति में और सामाजिक कार्यों में रुचि रहने की वजह से मैं 11वें व्यक्ति से निरंतर देखते आ रहा हूं कि केंद्र सरकार ने समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए ऐसा कोई योजना लगाया जिससे लोगों का भला होता है। और विगत जब से स्वच्छ भारत मिशन का ओडीएफ का जब से चालू हुआ, उस समय से टाइड और अनटाइड 2 ग्रांट के माध्यम से लोगों को एक स्वच्छता के साथ में, पेयजल के साथ में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 3 भूमिका के साथ में निकायों को राशि देने का कार्य हुआ है, जिसमें जो जिस विषय पर मुझे कहा गया है, केंद्र और राज्य शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति 21 दिनों के समय सीमा के भीतर परिषद में अगर नहीं होती है तो उसकी जो स्वीकृति है कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है। जो
15 वित्त और 16 वित्त जो आने वाला 15 वित्त में मैं हर बार कह रहा हूं कि अभी हमारे कुछ जनप्रतिनिधि ने कहा, जब तक के वित्तीय पावर वहां के महापौर को, वहां के अध्यक्षों को, वहां के चेयरपर्सन को नहीं मिलेगा, तब तक कार्यों में गुणवत्ता नहीं देखी जाएगी और तब तक के लोगों को एहसास नहीं होगा कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं और किस प्रकार से काम कर रहे हैं। प्रस्ताव आता है शासन से, मैं पिछले 5 साल में हर साल 4 करोड़ रुपया हमें शासन से मिला है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और 50% पेयजल के लिए, 50% 227 प्रबंधन है, उसके स्वच्छता की सामग्री खरीदते उसके लिए हमें प्राप्त हुआ है। और मेरा 15 वित्त में नील है, मेरे निकाय में भी पैसे बाकी नहीं है, मेरे निकाय में न 14 वित्त एक पैसा बाकी है, न 15 वित्त पैसा है। मेरे हम प्रणीय टेंडर लग चुके हैं और उसका बहुत जल्दी स्वीकृति हुई है। पेयजल के लिए सरकार पैसा देगी, 15 वित्त आयोग ने पैसा दिया है, लेकिन पूर्ववर्ती जो छत्तीसगढ़ साल था, सरकार ने 3 साल तक के उसको रोक करके रखी थी, पेयजल के लिए वो पैसा आवंटित नहीं होने देती थी। वहां पर प्रस्ताव जाता नहीं, प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मिलती थी। विगत 2 साल में प्रस्ताव की स्वीकृति मिली है और हमने पानी की समस्या को देखते हुए 75 लाख रुपए के 2 ओवरहेड टैंक वहां पर निर्माण करने के लिए हमने वहां पर टेंडर लगा दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सभी योजनाओं का कार्य योजनानुसार आय व्यय विवरण ऑनलाइन के माध्यम से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का अवलोकन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनप्रतिनिधि एवं शासन को सीधे प्राप्त हो रहे हैं, जिससे डेटा की उपलब्धता में सुधार किया जा सकता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें 4 चरण में पैसे की हम लोग भुगतान करते हैं, सब पे जियो टैगिंग होता है, उस प्रकार से भी जो कार्य हो रहे हैं 16 वित्त में हो चाहे अन्य मदों में, उसकी भी जियो टैगिंग होने के माध्यम से एक कार्य में गुणवत्ता होगी, ऐसा मेरा सुझाव है। सभी कार्यों का ऑनलाइन पोर्टल में जियो टैगिंग फोटो के माध्यम से अपलोड किया जाए और आम जनमानस के लिए उपलब्ध हो, जिससे कार्य की गुणवत्ता का बराबर से ध्यान रखा जाएगा और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जाएगा। मेरा एक सुझाव था आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि अंटाइड फंड में हम लोग SWF के तहत में सामग्री खरीदने के लिए राशि देते हैं, क्योंकि सामग्री हम खरीदते हैं, सामग्री 1 साल 2 साल में खराब हो जाती है, उसके बाद में फिर उसको हम लोग पिछड़े में ठीक रखी नहीं सामग्री करती, क्यों ना उसको यूटिलाइजर उसके लिए उसके मतलब अगर खराब हो गया उसको बनाने के लिए एक अलग से राशि का प्रावधान हम करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे पैसे उससे बचेंगे। दूसरी चीज ये मैं कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि एक लिमिटेड आपने पैसा दे दिया, एक नगर पालिका है, 20,000 की आबादी है, आपने हमें सामग्री खरीदने के प्रति साल 75 लाख रुपए हमको देते हैं नगर पालिका को, और जिस सामग्री हमको आवश्यकता है नहीं है तब पर भी हम उस सामग्री को खरीदते हैं। मेरा ये निवेदन है कि सरकार को पैसा बचाने के लिए हम भी क्या है कि ये सामग्री की उसकी वास्तविक स्थिति को जांचने के बाद उसको पैसा दिया जाए ताकि सरकार का पैसा बचे। दूसरा बात, जब जिस निकाय को अहिवारा नगर पालिका मेरा क्षेत्र है, मैं सर 2 मिनट लेना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं। 30 सेकंड सर। जी दो बाद में मौका मिलेगा सर जब क्वेश्चन। जब निकाय में 40 साल पहले जो बनी हुई है उसमें भी 15 लेबर काम करते थे, आज 40 साल बाद भी 50 लेबर काम करते हैं, तो नाले उसमें 10 था, आज 100 है, कर्मचारी सिर्फ 15 है। मेरा ये निवेदन है कि 16 वित्त से हम लोग अगर कलेक्टर दल से भी कर्मचारी की नियुक्ति करेंगे तो हमारी सफाई व्यवस्था और नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्था उसमें दुरुस्त होगी। और ऐसे बहुत सारे विषय हैं, मैं सेकंड मेरे को समय कम मिला गया है इसलिए मैंने, लेकिन एक बात में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय को कि शासन के पैसे के दुरुपयोग बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारी सामग्री खरीदी जा रही है, लेकिन वो यहाँ पर गहरे में रहता है और अंततः सड़ जाता है, उसमें हमको संज्ञान लेना चाहिए और आवश्यकतापूर्ण हम उस राशि को जारी करें। इसके लिए मैं विशेष कर आग्रह करूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद।
तो वहीं दुर्ग पुलिस को खुर्सीपार थाना अंतर्गत क्षेत्र में बीते दिनों हुए लूट के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। दरअसल पुलिस को शिकायतकर्ता ने बताया कि कॉलेज के मैदान के पास कुछ युवक उसकी गाड़ी रोककर जबरन 20,000 रुपए की मांग करते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए एएसपी सुखनंदन राठौर ने अपने प्रेसवार्ता में बताया कि आरोपी माजिद ढोल किशन और साथ ही मिथिलेश को शिकायतकर्ता के रिपोर्ट पर खुर्सीपार थाने की पुलिस की टीम सक्रिय होकर 3 आरोपियों को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है, जिनके पास से घटना में इस्तेमाल किया हुआ खंजर भी बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन को लेकर सरकार और प्रदेश की संस्थाएं लगातार तमाम तरह के कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में आपको यह भी बताते चले कि रायपुर में जलवायु परिवर्तन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन के लिए बनाई गई कार्य योजना पर अमल और परिचालन के लिए आवश्यक उपयोगी और सक्षम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कृषि एवं मानव व्यवहार विभाग का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर से प्रख्यात पर्यावरणविद, वास्तुविद और प्राकृतिक संरक्षकों का उद्बोधन हुआ। कार्यक्रम में जल संरक्षण और संवर्धन में बिना किसी सरकारी मदद के अतुलनीय कार्य करने वाले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पंडित उमा शंकर पांडे भी विशेष वक्ता के तौर पर आमंत्रित रहे। आप उसी भाषा में, उसी वेद कुरान से बात उठा करके लोगों से बात करते हैं। 2 विरोधाभास है, उसके लिए बाद में बात करूंगा। पहले आप जो ये बताएं कि जिसके लिए पूरी दुनिया चिंतित है, भारत के एक प्रतिनिधि ने $30,000 करोड़ का ऑफर भी ठुकरा दिया कि कम है। आप बताएं कि कम से कम न्यूनतम में हम अधिकतम क्या कर सकते हैं? मेरा अपना मानना है कि जो हमारे पुरखे जल जोड़ने के, पानी बचाने के तरीके जानते थे, उसमें कोई पैसा नहीं लगता था। तो आज की जो परिस्थिति है वो सब सारी योजनाएं पैसे पर आधारित है। कुआं बनता था, तालाब बनते थे, 25 लाख तालाब समाज ने बनाए थे, बगैर अनुदान के बनाए थे। समाज फावड़ा उठाता था, समाज पेड़ लगाता था। तालाब बनाना, उसके तालाब के किनारे पेड़ लगाना, बगल में कुआं खोदना, उससे बगल में मंदिर बनाना, ये समाज का काम था। जब से समाज के काम को सरकार ने ले लिया, इन 70 सालों में 25 लाख तालाब से घटकर 5 लाख तालाब बचे हैं। हमारे यहाँ 10,550 नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, और ये नदियां जो 500 नदियां बची जिनमें पानी है, सदा नीरा नदियां हैं। भारत की, दुनिया की पुरातन सभ्यताओं का जन्म नदी के किनारे हुआ है और वेद पुराणों की रचना नदी के किनारे हुई है। सभी प्राचीन नगर नदी के किनारे बसे हैं। लेकिन हमने क्या किया है, नदी से हट करके जंगल को काट के मकान बनाया है। पहाड़ के ऊपर मकान बना रहे हैं। पहाड़ पेड़ के लिए था, पहाड़ जीव जंतु के लिए था, पहाड़ अन्य हमारे समाज के जो हमारे उपयोगी साथी उनके लिए था, और हम पहाड़ को काट के मकान बना रहे हैं। अब बात काटूंगा यहीं पे जी। हमारे जितने भी अभी के जो योद्धा है जी, मना किया था कि टिहरी का बांध न बनाए जी। अभी छत्तीसगढ़ में भी एक पहाड़ को काटा जा रहा है मिनरल के लिए जी। एक पूरा जंगल उजाड़ा जा रहा है जी। विकास भी जरूरी है जी। आप एक लगा रहे हैं, लाख कट रहे हैं। हाँ, देखिए मैं ये मानता हूं, मैंने अपनी बार बार ये बात कही है कि पानी और पेड़ का विषय राजनीतिक एजेंडा नहीं है भारत में, और ये राजनीतिक एजेंडा होना चाहिए। जब तक ये विषय राजनीति में नहीं आएगा। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।